शेयर करता हूँ, शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन। जब आप इंटेलिजे आप डाउनलोड कर लेंगे और आपके सिस्टम पे अवेलेबल होगा, तो इंटेलिजे का देखें ये शॉर्टकट है जो कि अवेलेबल होगा आपके डेस्कटॉप पे। अगर क्लिक करेंगे ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन से ये पूछते हैं कि शॉर्टकट बनाना है, तो आप क्लिक कर देंगे शॉर्टकट पे, तो ये इंटेलिजे का शॉर्टकट आपका डेस्कटॉप पे बन जाएगा। शॉर्टकट बन जाने से ये इजी होगा, आप इमीडिएट ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे स्टार्ट पे ऑप्शन जाएंगे और इंटेलिजे लिखेंगे, तो ये आपके अवेलेबल होगा आपके विंडोज में और सर्च पैनल्स पे। ओके। तो फर्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे प्रोजेक्ट, जब इंस्टॉल करेंगे इंटेलिजे, तो जैसा अभी मेरा ओपन होगा वो वैसा आपका नहीं ओपन होगा। ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐड किए हुए हैं, तो डायरेक्ट जो करंट प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट को ये ऑटोमेटिकली लोड कर देगा इंटेलिजे पे डिफॉल्ट। लेकिन आपके केस में चूंकि ये बिल्कुल क्लीन होगा आपका सिस्टम, तो फर्स्ट टाइम पे वो आपसे वर्क स्पेस डिमांड करेगा कि आपको कौन सा वर्क स्पेस पे आपको प्रोजेक्ट में रखूं। वर्क वर्क स्पेस क्या होता है? वर्क स्पेस एक डायरेक्टरी होता है, ठीक है, जहां पे कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट होगा। हर एक प्रोजेक्ट मतलब एक वर्क स्पेस में मल्टीपल आप प्रोजेक्ट रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर हर एक प्रोजेक्ट के लिए आप एक वर्क स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। ओके। तो मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट मेरा ये ओपन है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ, तो ये दैट इज नाउ। जब आप फर्स्ट टाइम आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या फिर आप स्टार्ट करेंगे, ओके, तो आपका सिस्टम पे कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फर्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करेंगे इंटेलिजे। इसमें जो लेफ्ट पैनल पे आप देख रहे हैं, कुछ न्यू प्रोजेक्ट है, एम्प्टी प्रोजेक्ट है, मेवन आर्किटाइप है, जावा एफएक्स है, कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म है, कंपोज मल्टी आईडी प्लगइन है, एंड्रॉइड है। ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस बता रहे हैं आपको कि इंटेलिजे ऑलरेडी इन जनरेटर के साथ काम कर सकता है जो कि अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, अगर एंड्रॉइड के एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, किसी मोबाइल प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करना है, तो आप एंड्रॉइड सेलेक्ट करेंगे, आपके नेक्स्ट स्टेप पे जो ऑप्शन है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। किसी और दूसरे प्लगइन्स के साथ वर्क करना चाहते हैं, जैसे अगर सपोज करना है कि मैं स्प्रिंग के साथ काम करना चाहता हूँ या जावा एप्लीकेशन स्विंग के साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये जो है ये गिटहब के लिए है, ये कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अलग अलग आई मीन के एप्लीकेशंस जो है, जैसे माइक्रो सर्विसेज आपने नाम सुना होगा, जनरल टर्म बता रहा हूँ, उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। कॉटलिन पे आप कर सकते हैं, कॉटलिन एंड मेवेन आर्किटाइप, ये मेवेन या कॉटलिन दो तरह के हम लोग एप्लीकेशंस यहाँ पे जनरेटर बनाते हैं। तो जो मीन्स जो फेमस है वो मेवेन है, कॉटलिन पे बहुत कम लोग यूज करते हैं। बेसिकली ये जो कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म है, ये कॉटलिन एंड्रॉइड के साथ यूज ज्यादा होता है। ठीक है, तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए मेवेन बहुत कम लोग प्रीफर करते हैं, कॉटलिन ज्यादा प्रीफर करते हैं। अदर देन एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के अलावा, एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशंस के अलावा जिस तरह के भी डेवलपमेंट होता है, मैंने अपने लाइफ में ज्यादातर लोगों को मेवेन आर्काइव ही देखा है। अब ये दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ टैगिंग का है, लिखने का जो तरीका है वो। अदर देन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके। ये पैनल्स जो थे लेफ्ट पैनल में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। आप राइट में उसके देखेंगे, तो यहाँ पे नेम आ रहा है, यहाँ पे नेम जो होगा प्रोजेक्ट का नेम होगा। और लोकेशंस, लोकेशन सी ड्राइव है, आप इसके साथ एक यहाँ पे बना सकते हैं क्या, वर्क स्पेस। तो हम यहाँ पे दे देते हैं वीकली हाइफन। बेसिकली इस तरह का नाम नहीं देते हैं, मतलब हाइफन यूज नहीं करते, लेकिन मैं कर रहा हूँ वीकली ऑटोमेशन, वीकली क्लासेस। और इसका नाम देता और इस वर्क स्पेस के अंदर मैं ऑटोमेशंस नाम दे रहा हूँ। यानी कि जो मेरा लोकेशंस होगा सी ड्राइव के अंदर, वीकली क्लासेस के नाम से एक फोल्डर बनेगा और प्रोजेक्ट का नाम ऑटोमेशंस होगा। यहाँ पे ये चेकबॉक्स है जो कि बता रहा है कि क्रिएट गेट गिट रिपोजिटरी। तो ये अगर हमने चेक किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली रिपोजिटरी को के साथ मैप कर देगा। उसके बाद आप उस जो गिटहब का है, आप उसके रिमोट डेटा का वो लिंक दे देंगे, तो आप अपने आईडीई से ही ये आप इसको रिपोजिटरी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, आपके जितने भी चेंजेज है। अदरवाइज क्या होगा, गिट बैश आप यूज करके वहां से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट गिट रिपोजिटरी क्लिक किया हुआ है। लैंग्वेजेज आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा लैंग्वेज पे काम करना है, जावा पे करना है, कॉटलिन पे करना है, ग्रूबी पे करना है, स्काला पे करना है, एचटीएमएल पे करना है या पाइथन पे करना है।
ठीक है। तो हर ऑप्शन के साथ यहाँ पे उसके सब ऑप्शन है, तो हमें जावा पे ट्रेनिंग लेनी है तो हमने यहाँ पे जावा करना है। बिल्ड सिस्टम इंटेलिजे का अपना है, मेवेन है या ग्राडल, ठीक है, तो हमें यूज करना है मेवेन, ग्राडल यूज नहीं करना है। ठीक है। नो, अब यहाँ पे जेडीके आपसे पूछा जा रहा है तो अवेलेबल जेडीके कौन कौन सा हमारे पास है, 11 भी है, 21 भी है, 8 भी है, 17 भी है, 20 भी है। ठीक है। आप चाहें तो कोई और अगर डाउनलोड करना है तो ऑटोमेटिक ये डाउनलोड जो है लेटेस्ट वन वो कर देगा। तो मेरे पास हाँ 11 है, तो मैं यहाँ पे 11 सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद ऐड सैंपल कोड, एडवांस सेटिंग को एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे ग्रुप आईडी है org.example एंड आर्टिफैक्ट आईडी ऑटोमेशन से। जो आर्टिफैक्ट आईडी होगा ऑटोमेशन वही आपका प्रोजेक्ट का नेम होगा यहाँ पे, और ग्रुप आईडी ये ऑटोमेटिकली पैकेज बन जाएगा। उसके बाद क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे ये ऑप्शंस मेरे लिए आ रहे हैं, आपके लिए फर्स्ट टाइम पे नहीं आएगा, सेकंड टाइम में जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब ये ऑप्शंस आएगा। ये ऑप्शंस आप ऑप्शंस क्या पूछ रहे हैं कि इसी विंडो में आप इस प्रोजेक्ट को ऐड करना चाहते हैं या फिर नए विंडो में। अगर मैं इसी विंडो में करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट की हायरार्की बन जाएगी, एक ये प्रोजेक्ट है और नीचे में एक और प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा जिसका नाम ऑटोमेशन होगा। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे इस विंडो में नहीं, दूसरे विंडो न्यू विंडो में करना है। तो ये हमारा न्यू विंडो में ओपन हो गया, क्योंकि हमने गिट पे क्लिक किया, गिट चेक बॉक्स को चेक किया हुआ था, तो यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि ये जो फॉर्म डॉट एक्सएमएल है उसको गिट पे अलाउ करते हैं, हमने इसको कर दिया यस। राइट। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे ही हमने मेविन बोला था और जो भी हमने फर्स्ट फॉर्म पे जो ऑप्शन हमने दिया था उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को आपको छेड़छाड़ नहीं करना, मतलब किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं करना है। ऐड तो कर सकते हैं, रिमूव नहीं करना है। क्लासेस फाइल को मैं अभी एज ऑफ नो डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये डिफॉल्ट जनरेट हो जाता है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अभी मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें पॉम डॉट एक्सएमएल है। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो आइडिया है, ये डॉट आइडिया को आपको कुछ नहीं करना है, ये इंटेलिजेंट आइडिया का अपना डायरेक्टरी और कॉन्फ़िगरेशन से इस प्रोजेक्ट के लिए उसने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। एसआरसी ये ऑटोमेशन के अंदर ये स्ट्रक्चर बनता है, किसी भी ऑटोमेशन के अंदर रेडीमेड स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा, एसआरसी मेन टेस्ट। उसके बाद गिट इग्नोर है, चूंकि ये गिट इग्नोर फाइल इसलिए ऐड हुआ है, हमने गिट को चेक किया हुआ है। ऑटोमेशन डॉट आई एम एल ये आपको रिमूव नहीं करना है, ऑटोमेशन डॉट आई एम एल फाइल को, ठीक है, और ना ही पॉम डॉट एक्सएमएल को रिमूव करना है। यानी कि यहाँ से किसी भी बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ है सिर्फ मेन डॉट क्लास के अलावा, जो क्लास फाइल है उसको, उसके अलावा किसी भी फाइल्स एंड डायरेक्टरी को आपको डिलीट नहीं करना है, अदरवाइज वो फिर सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। ये पॉम डॉट एक्सएमएल है। पॉम डॉट एक्सएमएल में सबसे पहले एक्सएमएल का ये यूटीएफ टाइप आता है, जो ये इसलिए पहले फर्स्ट लाइन पे आता है ताकि आप जो भी आप एंट्री करें वो एक्सएमएल पार्सर से आपका पार्स हो सके। अगर आप उसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एरर जनरेट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ शाहनवाज, एक शाहनवाज हमने टाइप किया, ठीक है, और शाहनवाज हमने क्लोज कर दिया, तो देखिए ये एरर आ रहा है, बोल रहा है कि ये नॉट फाउंड। बट अगर मैं इसको एक्सएमएल पार्सर के साथ करूंगा तो ये काम करेगा, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हमने दिया है। लेकिन अगर हम सिर्फ ओपनिंग ओपनिंग टैग देंगे तो वो भी एरर आ जाएगा। यहाँ पे ये एरर कुछ डिफरेंट है, वो एरर जो बता रहा था कि ये टैग जो अभी इस फॉर्म डॉट एक्सएमएल के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो लेकिन ये जो एरर आ रहा है ये बता रहा है कि दोनों ही ओपन है, दोनों टैग ओपन है, जो कि एक्सएमएल के जो पार्सर है उसके अगेंस्ट में है। तो अवेलेबल जो टैग्स है वो यहाँ पे यूज करेंगे, फॉर्म डॉट एक्सएमएल का डिपेंडेंसी या ग्रुप है, बिल्ड है, ये सारे कुछ आप यूज करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा आप इसको यूज करेंगे। ओके। इस फर्स्ट लाइन आपका एक्सएमएल पार्सर है, ये प्रोजेक्ट के डिक्लेरेशन से ये सारे लाइन आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। मॉडल वर्जन 4.0 है। यहाँ पे आपने जो ग्रुप आईडी दिया, हाँ इसको चेंज कर सकते हैं, ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी स्नैपशॉट, ये वर्जन को चेंज नहीं करना, ऊपर में ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज में ये ऑटोमेटिकली, चूंकि हमने 11 लिया है तो ये यहाँ पे कंपाइलर, सोर्स कंपाइलर एंड टारगेट कंपाइलर यहाँ पे ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। UTF-8 यूज होता है, यूनिक डिफाइंड फॉन्ट जो है। ठीक है ना, ये आपकी प्रोजेक्ट का है। अब हम लोग चलते हैं जावा पे। हम्म, तो ऑलरेडी इसके अंदर जावा हमारा जेडीके इंस्टॉल्ड है और इसके साथ कंबाइंड भी है, तो हम कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर और आउटपुट देखने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम अभी सीखेंगे वो नॉर्मल जावा लैंग्वेज होगा। ये तो आईडी ही था। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा जावा का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि जावा क्या है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे मैं चलता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, वो आपके साथ मैंने पीडीएफ शेयर करना है, वो पीडीएफ में आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, बहुत ही कंसाइज मटेरियल से ब्रीफिंग किया हुआ है। ठीक यहाँ पे हम उससे भी ये ब्रीफ कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन से जावा लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हम यूज क्यों करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशंस या फंक्शंस को आप एनालाइज करते हैं एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज कर ले कि अगर हम हिंदी भाषी है और अगर किसी के साथ हम इंग्लिश में इंटरेक्ट करना है, तो हम अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करना है तो हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना। तो यानी कि हम अपने एक्सप्रेशंस और फंक्शंस को हम एक चैनल से दूसरे चैनल पे
एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से यहाँ पे जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, तो जो बिहेवियर ऑफ एप्लीकेशन है उसकी जो फंक्शंस एंड एक्सप्रेशंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे लैंग्वेज यूज करते हैं इन द सिस्टम। और लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जावा एक लैंग्वेज है, सी शार्प भी एक लैंग्वेज है, पीएचपी भी एक लैंग्वेज है, रूबी रेल्स भी एक लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट भी लैंग्वेज है, रिएक्ट है, नोड जेएस है, बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं। लेकिन जावा को हमने इसलिए ऑप्ट किया है कि जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जो उप्स के 95% और 100% कंसेप्ट को फॉलो करता है। उप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेप्स आप यहाँ पे करने जा रहे हैं वो क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट के साथ होगा, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होगा। क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रियल एग्जिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल एग्जिस्टेंस एंड क्लासेज इज द ब्लू प्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज कर ले कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बुक, तो ये एक रियल एग्जिस्टेंस है, और जब उसी बुक का हम डिफाइंड करते हैं, ब्लू प्रिंट बनाते हैं, तो वो क्लासेस कहलाता है। ओके, तो क्लासेस यहाँ पे जो होगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जावा के अंदर डिफाइन करेंगे तो क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो स्टोरी होगा उसके अंदर आपके एट्रीब्यूट्स होंगे एंड फंक्शंस होंगे। एट्रीब्यूट्स जिसको हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, और मेथड भी बोल सकते हैं, एंड मेथड। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होता है और उसके फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, एक्शंस प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं तो एक मैन के अंदर अगर हम इसको ये मैन अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? कि उसकी हाइट क्या है, उसकी वेट क्या है, उसका कलर क्या है, दीज आर द एट्रीब्यूट, राइट। उसका कैरेक्टर क्या है, राइट, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। और उसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं? फंक्शंस उसके एक्शंस क्या हो सकते हैं? वो ईट करता है, रन करता है, वॉक करता, प्ले करता है, सॉन्ग है ना। दीज आर द एक्शंस। तो इन फैक्ट अगर इसको और ब्रीफिंग कर सकते हैं तो एट्रीब्यूट्स क्या कहलाता है? नॉन जो है, नॉन रिप्रेजेंटिंग वर्ड जो होता है वो एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्या होता है? एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब होता है दैट इज व्हाट? द मेथड और एक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ब्रीफिंग है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट का। जब क्लास हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आपका रियल लाइफ में हो या आपका वर्चुअल लाइफ में हो, वर्चुअल लाइफ इन द सेंस कि जब हम किसी एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं, दैट इज ऑल वर्चुअल। जैसे आपने ब्लिंकिट से सामान मंगवाते हैं, तो ब्लिंकिट का कभी आपने उसका स्टोर नहीं देखा है, तो इट्स वर्किंग एज ए वर्चुअल कि हमने यहाँ से ऑर्डर किया, हमारा सामान डिलीवर हो गया। ठीक है, लेकिन वो वर्चुअल आपका ऑब्जेक्ट है। ब्लिंकिट क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो वो जब ब्लिंकिट एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, राइट, एंड उसके एक्शंस होंगे। अब इसी ब्लिंकिट एक काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम लोग सब ऑब्जेक्ट में भी डिवाइड करते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट या सब ऑब्जेक्ट होंगे उसको क्लासेस के साथ हम लोग हैंडल करेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट का है। यानी कि जब भी आप जावा में कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहले आप क्या डिफाइन करेंगे? क्लास डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो करेंगे। सी प्लस प्लस में डायरेक्ट हम लोग मेन से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे चेंजेज है, थोड़ा सा चेंज है। तो जो भी आप यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। एक स्निपेट दे रहा हूं मैं, क्लास, और एक मैं यहाँ पे ब्लिंकिट नाम से बना रहा हूँ। ओके, और कोई जरूरी नहीं है कि हर क्लास का आप एट्रीब्यूट और उसका मेथड उसके साथ यहाँ पे डिफाइन करें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड मेन। ओके, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास करना है, स्ट्रिंग एरे, ARGS, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद ये क्लोज है। दिस इज द मेथड जहां से आपका एग्जीक्यूशन से स्टार्ट होता है। हर जावा के क्लास के अंदर जो एक सिंपल सा आप प्रोग्राम बनाएंगे उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी? मेन से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन करने के लिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक JRE हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है। JRE क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, यानी कि जावा के एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जावा की इन्वायरमेंट चाहिए। अगर सपोज कर ले, जैसे आप अगर हम रियल लाइफ में करते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश की इन्वायरमेंट चाहिए, राइट। तो उसी तरीके से जावा का इन्वायरमेंट पे, ओके, जावा के एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जावा की इन्वायरमेंट चाहिए। अगर क्रॉस आप जाते हैं, अगर मैं किसी ऐसे इन्वायरमेंट में इंग्लिश बात करूं जहां पे कोई नोन नहीं है इंग्लिश का, क्या रिजल्ट होगा? या तो लोग हंसेंगे, हंसने का मतलब क्या है? कि वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी कि उनको उधर से एरर आ रहा है, राइट, इन द शेप ऑफ लाफिंग। ओके, कि वो आपको मजाक नहीं उड़ा रहे, बट उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उसी तरीके से अगर जावा के इन्वायरमेंट, जावा के प्रोग्राम को जावा के इन्वायरमेंट पर रन नहीं करेंगे तो यू विल गेट द एरर। ओके, जावा की और एक हम यहाँ पे JDK यूज करते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। ये जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है? ये आपकी
कंपाइलेशंस के लिए आपने जो भी क्लास लिखा है, जो भी प्रोग्राम लिखा है, उसको कंपाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको रन करेंगे। ओके, तो रन जहां पे करेंगे जिस प्लेटफॉर्म पे, वहां पे जेआरई होना चाहिए, लेकिन जहां पे डेवलप करेंगे तो एटलीस्ट जेडीके होना चाहिए, ताकि आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, उसको एरर फ्री कर सके। ओके, तो ये दो रिक्वायरमेंट्स होती है। नाउ यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बताया, तो क्लास तो हमने ब्लिंकेट डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर सपोज कर ले कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल्स लेता हूँ, वेरिएबल्स हम इंटीजर के रूप में ले रहे हैं और नाम कुछ भी दे दें, जैसे अभी ए बी सी इसी तरीके का नाम रखेगा, छोटा छोटा नाम, जो कि आपको समझ आ सके और याद रह सके कि हमें क्या करना है। हमने यहाँ पे इंटीजर ए दिया है, तो ये इंटीजर ए डायरेक्टली आपके सिस्टम में असाइन नहीं होगा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट के साथ, चूंकि ये इंटीजर ए जो है, ये हमने एट्रीब्यूट बताया है, ये एट्रीब्यूट हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये एट्रीब्यूट जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ कंसर्न होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ टाइटली फॉर्मली ये अटैच्ड होगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो है किसका, किस क्लास का, जो हमने ब्लिंकिट बनाया है, ब्लिंकिट एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा एबीसी, कोई भी कुछ भी बना सकते हैं, और उसके साथ ये अटैचमेंट होगा ए वेरिएबल्स का। लेकिन हमने यहाँ पे अभी कोई क्लास नहीं बनाया, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। किसी भी ब्लूप्रिंट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जावा हमें एक न्यू कीवर्ड देता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई क्लास बना हुआ है, सपोज कर लें कि हमने एक क्लास कार बनाया है, ठीक है, और इसमें कुछ हमने एबीसी डिफाइन किया है, यानी कि एट्रीब्यूट्स एंड मेथड डिफाइन किया है, इसको हम दूसरे क्लास में इसको एक्सेस करना है, तो इस क्लास को डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं एट राइट नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, हम पहले क्लास लिखते हैं, उसके बाद उसके रेफरेंस वेरिएबल्स यहाँ पे नाम देते हैं, और उसके बाद न्यू देते हैं, और उसके बाद कार, और उसके बाद अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ, क्योंकि ये कार जो है वो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है क्लास, उसका हमने रेफरेंस बनाया सी, यानी कि नौ, अब ये कार जो है इसके जितने भी एट्रीब्यूट हैं उसको सी से हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये न्यू कीवर्ड इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि जेवीएम जो जावा वर्चुअल मशीन होता है, जावा वर्चुअल मशीन, या आप जेवीएम कहें, और जेआरई में इन्वायरमेंट टाइम पे जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो क्या होगा, ये मेमोरी एलोकेट करेगा किसके लिए, सी के लिए, और खुद से जेवीएम जो है ये इसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, अभी सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखें कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, हम लोग डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये डिफॉल्टली क्रिएट हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा हर ऑब्जेक्ट के साथ। जब हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट बनाने से पहले जेवीएम में इसकी रजिस्ट्रेशन एज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जेवीएम या जेआरई के अंदर क्या कैफियत होता है, किस तरीके से ये डिफाइंड होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिग्निफिकेंट, ये जो आपने ब्रैकेट ओपन किया है, क्लोज किया, इसका क्या मतलब है, और न्यू का क्या मतलब है। या फिर उनका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का होगा कि हाउ टू डिफाइन ऑब्जेक्ट इन द क्लास, और सॉरी हाउ टू डिफाइन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास इन जावा। जावा में आप कैसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं एक ऑब्जेक्ट, तो आपको बताना होगा कि दिस इज द वे। ठीक है, कि हमने न्यू कीवर्ड्स डायरेक्टली आपको बताना है कि बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड्स वी कैन क्रिएट एन यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। ठीक है, ये यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, मीनिंग यूनिक हमने इसलिए बोला कि अगर हम कार डी अगर एक बनाते हैं और न्यू कार बनाते हैं, क्योंकि हमने रेफरेंस एक ही लिया है, बट सी एंड डी इज यूनिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, सी एंड डी इज यूनिकली आइडेंटिफाइड। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कि इफ सी इक्वल्स टू डी, तो आपको रिजल्ट आएगा फॉल्स, बिकॉज ये इक्वल्स नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ बोला है कि ये जो न्यू कीवर्ड होगा, तो हर वक्त अगर न्यू कीवर्ड लगाते हैं, जितनी बार एक कार क्लास में अगर हमने एक और नया एक कार क्लास बनाया ई, ओके, एंड न्यू कर दिया है, तो ऑल दीज थ्री आर यूनिकली आइडेंटिफाइड और यूनिक। ठीक है, ये अपने अपने आप में सी डी ई जो कि एक ही कार क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, ये अपने आप में क्या है, यूनिक है। इट नेवर, जब भी आप इसको कंपेयर कराएंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स होगा। ओके, नो, ये थे आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका। नो, जो भी आप जब भी एग्जीक्यूट करेंगे, कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, तो स्टार्ट फ्रॉम दिस मेन मेथड। अब इसमें कुछ एडिशनल, ये मेन मेथड है, मेन को इसी तरीके से लिखना, ऑल स्मॉल नॉट कैपिटल। ठीक है, केस सेंसिटिव है, जावा जो एप्लीकेशन है, जावा लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी हमने कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, वो सारे कीवर्ड्स जो है वो क्या है, स्मॉल में है। ठीक है, ये कीवर्ड्स नहीं है, स्ट्रिंग इज नॉट ए कीवर्ड्स, इसलिए स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल में लिखा गया है, एस। ठीक है, वो भी आपको कंसेप्ट बताएंगे कि ये कौन सा कैपिटल में होगा, कौन सा स्मॉल में होगा। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं जावा के, ऑलमोस्ट 64 और 62 कीवर्ड्स यूज होते हैं जावा के अंदर, वो सारे आप यूज करेंगे, स्मॉल होगा। पब्लिक, पब्लिक का मतलब हो गया कि ये एक्सेसिबल इन ऑल, इन द ऑल
प्रोजेक्ट मीन सपोज कर ले कि हमने यहाँ पे एक ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाया, राइट। इस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में हमारे पास बहुत सारे हायरार्की होंगे, तो जो भी पब्लिकली होगा, जो पब्लिक डिफाइंड करेंगे, वो पूरे हायरार्की पे एक्सेसिबल होगा। स्टैटिक मतलब होता है कि जिसके लिए इंस्टांसिएशंस की जरूरत नहीं है। जिस क्लास के अंदर हम कोई मेथड को स्टैटिक डिफाइंड कर देते हैं, तो उस मेथड को हम डायरेक्टली क्लास के रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। और जब मेथड को कॉल करना हो तो हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो वाइड का मतलब होता है कि ये मेथड कोई डेटा रिटर्न नहीं कर रहा है दूसरे मेथड को। मतलब कि अगर सपोज कर ले कि हमने एक मेथड बनाया, यहाँ पे एक वाइड हमने दे दिया ए, यहाँ पे कार दे दिया, ठीक है, तो ये वाइड है, तो इट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक बना दिया स्पीड, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया इंटीजर, तो ये जब इसको डिफाइंड करेंगे इस स्पीड मेथड को, तो हमें रिटर्न कीवर्ड से वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा, वो वी विल सी लेटर। और मेन ये फंक्शंस का नाम है। तो पहला प्रोग्राम जो भी स्टार्ट करेंगे वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये जो लाइन हमने दिया है यहाँ तक, यानी कि ब्रेसेस ओपन है, ये आपका एज इट इज यूज होगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन जो भी आप लिखेंगे, डिस्प्ले कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए जावा जो है एक पैकेज है सिस्टम के अंदर, और क्लास है उसके अंदर प्रिंट एल, दो मेथड है आप यूज कर सकते हैं। ये दे देंगे तो इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू डिस्प्ले कर जाएगा। तो डिस्प्ले करने के लिए ये मेथड है, डिस्प्ले करने के लिए। ये डिस्प्ले कहां पे करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट। ये कंसोल पे डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। अगर किसी वैल्यू को हम शो करना चाहते हैं किसी और जगह पे, जैसे फाइल पेट करना है, तो उसका कंसेप्ट जो है उसको डिस्प्ले कराने के लिए जो मेथड्स हम लोग यूज करेंगे वो दूसरा तरीका होगा। एज ऑफ नाउ ये है। अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंट पे, ऑटोमेशन पे, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर मैं एक जावा क्लास ले रहा हूँ, सॉरी, एक नाम लेते हैं, फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखते हैं, चूंकि फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम दिया, इस पे ऐड करते चले जाना अगर आपके पास है ना। यहाँ पे देखिए ये क्लास हमने बना दिया, पब्लिकली डिफाइंड है, पब्लिक रहने दे एज ऑफ नाउ। अब यहाँ पे हम क्या करना है, चूंकि इंटेलिजेंट यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप आदत बनाएं कि उसी के वे में आप प्रोग्राम करने के लिए। तो मेन अगर हम फंक्शंस यहाँ पे लिखना है, जो हमने यहाँ पे मेन लिखा था, राइट। नेक्स्ट क्या है, लाइन है, ये क्लास हमने बना दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, स्टैटिक। हो सकता है कि आप कंफ्यूज करें, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैं ब्लिंकिट से ही बनाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ब्लिंकिट, ठीक है। नो, ब्लिंकिट बना दिया। ब्लिंकिट के बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप वाइड मेन है, राइट। चूंकि कर्ली ब्रेसेस ओपन हो चुका है क्लास का, नो, अब वो वाइड मेन है, तो यहाँ पे सिर्फ मेन लिखेंगे। मेन लिखेंगे जैसे ही, तो वो आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इंटर दे देना है, तो ऑटोमेटिकली ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लेना है। वेरिएबल्स किस टाइप का होगा, इंटीजर होगा, तो इंट हमने ले लिया। अभी आप ये समझ लें कि जो भी नंबर वेरिएबल्स हमें लेना है वो इंटीजर में लेना है, INT लिखेंगे। इस तरीके से अभी आपको एक 1 वीक आपको फॉलो करना है, ओके। सिस्टम डॉट और इसके लिए आपको क्या लिखना है, प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट ए शॉर्ट, सॉरी सॉरी, ए शॉर्ट लिखेंगे, तो ये आपका, और इंटर देंगे, ये आ जाएगा। ये हमने डिस्प्ले किया। अब इसको रन कराना है। रन करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, रनर्स हैं यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं प्ले, ये बटन है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंट फाइल ही रखना है, कोई दूसरा फाइल नहीं यूज करना है, करेंट फाइल रखना है। उसके बाद यहाँ पे रन का कर देना है। जैसे ही रन करेंगे ये आपको कंपाइल करेगा, वो आपको कंपाइल करने के बाद यहाँ पे नीचे में आपका आउटपुट दिखा देगा, ठीक है, 100। ओके, तो ये वे है प्रोग्राम लिख करके डिस्प्ले करने का। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आईडी आपके पास है, तो प्रोग्राम लिखिए और यहाँ पे प्ले बटन है, उसको प्रेस कीजिए। अगर कोई एरर होगा, जैसे सपोज कर ले हमने आप ये एरर बनाया, तो जब इसको रन करेंगे वी विल गेट द एरर्स लिस्ट हियर। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में दिया हुआ है कि आपका एरर है, किस लाइन पे एरर है, लाइन नंबर 6 पे और कॉलम नंबर 30 पे। क्या एरर है, जावा एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन आपने छोड़ दिया है, ठीक है। सपोज कर ले कि हमने इंट के जगह पे इंटी लिख दिया है, तो और इसको रन कर रहे हैं, ब्लाइंडली रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे रन होगा तो आपको बोलेगा कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास इन टी इन ए ब्लैंकेट, और क्या है, लाइन नंबर 5 पे। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। तो जो भी एरर्स आएगा, वो एरर्स को भी आपको पहले एरर्स करनी है, उसके बाद उसको चेक करना है कि इसके लिए क्या मैसेज आता है, किस तरीके से इसको हमें फिक्स करना है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल।
क्योंकि यहाँ पे हमने एरर किया था, वो एरर को फ्लश करने के बाद ये आ गया। अब अगर हम ये यहाँ पे एक और लाइन डिस्प्ले करना चाहते हैं और इस तरीके से कि हम यहाँ पे दें कि ए के पहले कुछ मैसेज आ जाए, जैसे हमें मैसेज देना है कि भाई प्रिंट एलिन वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे इस तरीके से नेक्स्ट लाइन पे अगर आपको प्रिंट करना है तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट करिए। ओके, ये देखें वैल्यू। लेकिन अगर आपको एक ही लाइन में चाहते हैं कि नहीं आपका एक ही लाइन में प्रिंट हो एक ही वैल्यू इसके साथ ही, तो यहाँ पे प्लस ए कर देंगे। यहाँ पे जो प्लस ए है ये है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, ये कॉन्केटिनेट कर देता है स्ट्रिंग को नंबर के साथ, ठीक है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैल्यू अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ टैब वैब ले, तो आप यहाँ पे टैब भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने डिस्प्ले को खूबसूरती आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमें टैब लेना है यहाँ पे तो स्लैश टी दे दिया हमने। अगर न्यू लाइन देना है तो आप यहाँ पे स्लैश एन यूज कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप डिस्प्ले। ओके, तो अभी आप गेट रेडी विद दिस ऑल प्रीरिक्विजिट्स फॉर द नेक्स्ट सेशन। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई रिक्वायरमेंट हो, नहीं हो पा रहा है, तो आपका अपना अपना ग्रुप बना हुआ है, राइट। आप अपने ग्रुप में मैसेज करेंगे। इंशाल्लाह यहाँ पे दो ऐसे बंदे हैं, तीन इनफैक्ट तीन बंदे हैं जो आपको रिप्लाई कर सकते हैं इमीडिएट। एक हैं अभी आई थिंक सिर्फ एक बंदा ही ने ज्वाइन किया है, एक हॉस्पिटल में है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है।